रात के ठीक 12 बजे थे। खैरागढ़ गांव में सन्नाटा इतना गहरा था कि सूखी पत्तियों के सरसराने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। पूरे गांव में केवल 15 घर बचे थे, बाकी सब पलायन कर चुके थे। जो बचे थे वे भी जिंदा लाशों की तरह सूरज ढलते ही अपनी चौखटों के पीछे दुबक जाते थे। वजह गांव का वो घना मकई का खेत और उसके बीच में खड़ा एक पुराना बिजुका। वो कोई मामूली बिजुका नहीं था। उसे दूर से देखने में साधारण सूखी लकड़ियों से बना लगता था, जिस पर एक फटा हुआ मैला कुचैला टाट का बोरा मढ़ा हुआ था। उस बोरे पर कोयले से एक भद्दी टेढ़ी मेढ़ी मुस्कान उकेरी गई थी, मगर उसकी बाहें दोनों तरफ इस तरह फैली थी मानो वो पूरे गांव को अपनी खूनी आगोश में लेने के लिए बुला रही हो। गांव वालों का मानना था कि पिछले 1 साल में गांव में जो 7 लोग अचानक बिना किसी सुराग के गायब हुए हैं, उन्हें कोई इंसान या जानवर नहीं बल्कि वही बिजुका निगल गया है। ऐसी परिस्थिति में गांव में रहने वाले शिवनाथ जी अचानक गायब हो गए। तो ये खबर सुन शहर में रहने वाला उनका पोता राघव पहली बार इस पुश्तैनी गांव आया था। वह आधुनिक विचारों वाला शहर की चकाचौंध में पला बढ़ा युवक था। जब वो गांव आया तो उसने गांव के बुजुर्गों से ये सुना कि रात को उस खेत की तरफ देखना भी मौत को दावत देना है, और उसके दादाजी भी खेतों से ही गायब हुए हैं। तो उसके भीतर का युवा मन इस बात को स्वीकार नहीं कर पाया। उसने ठान लिया था कि वो इस डर के पीछे छिपे सच को सामने लाएगा और गांव वालों के दिलों से इस वहम को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। उस रात आसमान में काले बादलों ने चांद को इस तरह ढक रखा था कि केवल धुंधली सी रोशनी आ रही थी। राघव एक धारदार कुल्हाड़ी और तेज रोशनी वाली हैवी ड्यूटी टॉर्च पकड़ी और अपने पुश्तैनी मकान का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। राघव सिहर गया। जैसे ही राघव ने मकई के खेत की सीमा पर कदम रखा, एक अजीब सी महक सीधे उसकी नाक से टकराई। ये महक सड़े हुए मांस और खून की मिलीजुली बदबू थी। राघव का जी मचलाने लगा। उसने अपनी आस्तीन से नाक को ढका और आगे बढ़ने लगा। मकई के पौधों ने एक भूल भुलैया का रूप ले लिया था। टॉर्च की रोशनी जब उन पत्तों पर पड़ती तो वे अजीब से लग रहे थे। वो धीरे धीरे संभल कर खेत के ठीक बीचों बीच बने उस साफ हिस्से की तरफ गया जहां वो बिजुका खड़ा था। जैसे जैसे वो करीब आ रहा था, मौसम इतना ठंडा हो गया कि राघव के मुंह से भाप निकलने लगी थी। आखिरकार वो उसके पास पहुंच गया। टॉर्च की तेज रोशनी सीधे बिजुका के चेहरे पर पड़ी। रोशनी पड़ते ही वो बिजुका मुस्कुराया। उस बिजुका के टाट के फटे हुए चेहरे पर खून लगा था, और उससे भी भयानक बात यह थी कि बिजुका के लकड़ी के पैर के पास मकई के पत्तों के ढेर में गांव के लापता उसके दादाजी का सड़ा हुआ हाथ पड़ा था, जिसकी उंगलियों में अब भी सोने की वो अंगूठी चमक रही थी जो वो हमेशा पहनते थे। ये सब देख राघव के पैर जैसे जमीन में जम गए। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। भय की एक ठंडी लहर उसकी रीढ़ की हड्डी से होते हुए पूरे शरीर में फैल गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। कांपते हाथों से कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ा और पूरी ताकत से चिल्लाया, कौन है इसके पीछे? कोई जानवर या साइको किलर छिपा है यहाँ? बाहर आओ, मैं डरने वाला नहीं हूं, सामने आओ। राघव की आवाज मकई के घने खेत में गूंजकर गायब हो गई। उसके चिल्लाने के तुरंत बाद अचानक हवा का चलना पूरी तरह बंद हो गया। अंधेरे में सन्नाटा छा गया। तभी उसी खामोशी को चीरती हुई एक बेहद भारी, सूखी और जमीन पर कुछ घसीटने की आवाज आई। राघव ने झटके से अपनी टॉर्च को उस खंभे की तरफ घुमाया जहां बिजुका बंधा हुआ था। टॉर्च की रोशनी वहां पड़ते ही राघव की चीख उसके हलक में ही फंस गई। वो खंभा खाली था। बिजुका को बांधने वाली रस्सियां कटी हुई जमीन पर बिखरी पड़ी थीं।
वह लकड़ी का ढांचा जो कुछ पल पहले तक बेजान खड़ा था अब वहां नहीं था। तभी एक बेहद ठंडी सड़ी हुई सांस उसकी गर्दन पर महसूस हुई। डर के मारे राघव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और अपनी टॉर्च की रोशनी सामने की तरफ चमकाई। सामने वही बिजुका खड़ा था, लेकिन अब वो बेजान नहीं था। उसकी ताट की आंखों के सुराखों की जगह लाल आंखें चमक रही थी। बिजुका ने अपने सूखे नुकीले तिनकों और कंटीली लकड़ियों से बने हाथ को धीरे से ऊपर उठाया। इससे पहले कि राघव कुछ समझ पाता या पीछे हट पाता, बिजुका ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और राघव के बाएं कंधे को दबोच लिया। उसके नुकीले तिनके और सूखी लकड़ियां राघव की जैकेट और चमड़ी को चीरते हुए सीधे उसके मांस में धंस गए। राघव दर्द से करा उठा। मौत को अपने इतने करीब देखकर उसने बिना सोचे समझे अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की और दाहिने हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी से बिजुका के पेट पर एक जोरदार प्रहार किया। कुल्हाड़ी की धार सीधे बिजुका के पेट को चीरती हुई पार निकल गई। टाट का वो पुराना बोरा बीच से पूरी तरह फट गया। राघव को लगा था कि इसके अंदर से सूखी घास, भूसा या लकड़ियां बाहर गिरेंगी, लेकिन जो दृश्य उसके सामने प्रकट हुआ उसने राघव की आत्मा तक को कंपा दिया। बिजुका के फटे हुए पेट से कोई घास नहीं निकली, बल्कि उसके भीतर से इंसानी हड्डियां और आधा चबाया हुआ इंसानी सिर बाहर आ गिरा। वो सिर किसी और का नहीं, बल्कि गांव के उस लड़के का था जो 2 हफ्ते पहले गायब हुआ था। उसकी आंखें अभी भी खुली थीं और वो चेहरा मुस्कुरा रहा था। इस विभत्स और डरावने मंजर ने राघव के सोचने समझने की शक्ति को पूरी तरह सुन्न कर दिया। दर्द और अत्यधिक डर के मारे उसने अपनी पूरी ताकत से खुद को पीछे की तरफ खींचा। बिजुका के तिनके उसका मांस चीरते हुए बाहर निकले, जिससे राघव के कंधे का एक हिस्सा बुरी तरह जख्मी हो गया। राघव ने कुल्हाड़ी वहीं छोड़ी और पलटकर गांव की तरफ भागा। वो बिजुका अब राघव के पीछे दौड़ रहा था। राघव के पैर मकई की जड़ों से टकरा रहे थे, पत्ते उसके चेहरे को छील रहे थे, लेकिन वो रुका नहीं। अगर वो रुकता तो वो भी उस बिजुका के पेट का हिस्सा बन जाता। हांफते हुए खून से लथपथ राघव आखिरकार मकई के खेत से बाहर निकला और गांव के मुख्य चौराहे पर पहुंचा। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसका दम फूल रहा था। उसने हांफते हुए ऊपर देखा और चौंक गया। गांव के बचे खुचे सभी 14 लोग मशालें और लाठियां लेकर उसी चौराहे पर एक घेरा बनाकर खड़े थे। उनके चेहरों पर ना तो राघव को देखकर कोई अचरज था और ना ही कोई डर। ऐसा लगा जैसे वे बहुत पहले से ही इसी जगह पर इसी वक्त राघव के आने का इंतजार कर रहे हो। बचो, भागो यहाँ से। वो बिजुका सच में वो कोई अंधविश्वास नहीं है, वो सच में एक शैतान है। उसने सबको मार डाला, वो मेरे पीछे आ रहा है। राघव ने चिल्लाते हुए काका का हाथ पकड़ उन्हें वहां से चलने के लिए कहा, लेकिन कोई भी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उन सभी गांव वालों के चेहरे पर एक अजीब ठंडी और पथरीली मुस्कान उभर आई। तभी राघव के पीछे हड्डियों के कड़कड़ाने की वो भयानक आवाज आई। राघव ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा तो वो बिजुका राघव के ठीक पीछे था, लेकिन इस बार उसने राघव पर हमला नहीं किया। गांव के सबसे बुजुर्ग काका अपनी मशाल को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए राघव के करीब आए। उनकी आवाज में ना तो कोई घबराहट थी, ना ही कोई सहानुभूति। हमें पता है राघव, इसके बारे में हमसे बेहतर कौन जान सकता है, क्योंकि इस बिजुका को हम ही ने बनाया है। हम ही इसकी पूजा करते हैं और हम ही इसे पालते हैं। उनकी बात सुन राघव की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका दिमाग इस सच को स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। क्या बकवास कर रहे हो काका? ये एक मॉन्स्टर है, इसने हमारे गांव के लोगों को खाया है। तुम्हें क्या लगता है राघव, ये खैरागढ़ हमेशा से ऐसा ही था? नहीं,
इस गांव की जमीन आज से 50 साल पहले पूरी तरह बंजर हो चुकी थी। सूखी मिट्टी में दफन अनाज के दाने तक सड़ जाते थे। गांव में अकाल पड़ा था। हमारे बच्चे भूख से तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे। तब हमारे पूर्वजों ने इस मिट्टी को दोबारा जिंदा करने के लिए इस रक्षक को जगाया था। इसको पानी या खाद की नहीं, इंसानी खून और मांस की भूख है। ये बिजुका तब तक शांत रहता है और हमारे खेतों को सोने जैसी फसलें देता है जब तक इसे हर साल एक बाहरी इंसान की बलि ना दी जाए। पिछले 1 साल में जो लोग गायब हुए वे कोई गांव वाले नहीं थे। वे सब बाहर से आए मुसाफिर और राहगीर थे जिन्हें हम बहला फुसला कर यहाँ लाए थे। राघव का दिमाग सुन्ना हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसने कांपते हुए पूछा, लेकिन मेरे दादाजी वो तो यहीं के थे, फिर उनकी मौत? शिवनाथ इस पूरे खेल का हिस्सा था राघव, लेकिन इस साल फसलें ज्यादा बड़ी थी तो बिजुका की भूख भी बढ़ गई। उसने शिवनाथ को ही अपना ग्रास बना लिया। लेकिन बिजुका का एक नियम है, अगर वो इस गांव के किसी खून को लेता है तो उस खून की भरपाई उसी के वंशज से होनी चाहिए। शिवनाथ गायब नहीं हुआ। हमने खुद उसे बिजुका के हवाले कर दिया था ताकि वो तुम्हें यहाँ बुलाने का जरिया बन सके। राघव ने खौफ और बेबसी से पीछे खड़े उस बिजुका की तरफ देखा। बिजुका ने अपने कंटीले हाथों को उठाया और उसके टाट के चेहरे की जगह वहां राघव के सगे दादा शिवनाथ का सड़ा हुआ चेहरा लगा हुआ था। वे मर चुके थे, लेकिन फिर भी उनका वो चेहरा राघव को अपनी आंखों से घूर रहा था। राघव समझ गया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। गांव वालों ने अपनी मशालें आगे की और राघव को चारों तरफ से घेर लिया। 4 मजबूत हाथों ने राघव को जमीन पर दबोच लिया और उसे खींचते हुए बिजुका के पैरों के पास पटक दिया। अगली सुबह जब सूरज उगा और खैरागढ़ के मकई के खेत सबसे ज्यादा हरे भरे और लहलहाते हुए दिखाई दिए, मगर उस खेत के ठीक बीचों बीच पुराने बिजुका के बगल में एक नया थोड़ा लंबा बिजुका खड़ा था, जिसके टाट के चेहरे के पीछे से राघव की आंखें पूरी दुनिया को अपने खौफ से निहार रही थी। गांव फिर से समृद्ध हो चुका था और खैरागढ़ का रहस्य हमेशा के लिए उस मकई के खेत में दफन हो गया।